नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स रिवॉल्यूशन के हीरो कौन थे? उन्होंने 250 प्लस रिसर्च पेपर्स लिखे। वर्ल्ड क्लास फिजिसिस्ट उन्हें सलाम करते हैं, लेकिन हमने उनका नाम कभी भी टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ा, ना हमने कभी मीडिया में सुना। आइए बात करते हैं आज इंडिया के आइंस्टीन कहे जाने वाले डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी की। ना गूगल उनका नाम ट्रेंड करता है, ना न्यूज़ मीडिया उनके बारे में बताती है, लेकिन अगर आज इंडिया सुपर टेक पावर बन रहा है तो उसके बीज बोए थे इसी आदमी ने। यह कहानी है एक ऐसे साइंटिस्ट की जिन्होंने 1970s में क्वांटम मैकेनिक्स और न्यूट्रॉन स्कैटरिंग जैसे बेहद कन्फ्यूजन और डीप साइंस वाले टॉपिक्स पर रिसर्च की। इसके अलावा 1980s में उन्होंने सी डैक पर काम किया और 1990s में उन्होंने भारत को परम नाम का सुपर कंप्यूटर दिया। जब यूएसए ने इंडिया को कंप्यूटर्स देने से मना कर दिया, तब डॉक्टर जोशी ने कहा अगर दुनिया रोकेगी तो हम खुद अपना कंप्यूटर बनाएंगे, और वहीं से शुरू होता है इंडिया का सुपर कंप्यूटर रिवॉल्यूशन। उन्होंने दुनिया के टॉप साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया, कई सारी रिसर्च पेपर दिए, कई सारी थ्योरीज दी, और उन्होंने इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस को काफ़ी मॉडर्न बनाया। लेकिन जब उनकी डेथ हुई 2003 में, तो केवल एक छोटे से कॉलम में उनका आर्टिकल आया और दुनिया उन्हें भूल गई, भारत उन्हें भूल गया। यह कहानी उस इंडिया के भूले बिसरे जीनियस की है जिसे इंडिया ने कभी सेलिब्रेट नहीं किया, लेकिन उसने इंडिया को दुनिया के साइंस मैप पर खड़ा कर दिया। यह कहानी है डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी की। भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं प्रांत में एक छोटा सा गांव है अनरपा, और वहीं पर 6 जून 1935 को एक लड़के ने जन्म लिया। उनका नाम रखा गया श्री कृष्ण जोशी। डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी के पिताजी एक टीचर थे और माताजी एक घरेलू औरत, लेकिन उनके फादर और मदर में एक बात कॉमन थी कि दोनों एजुकेशन की बहुत वैल्यू किया करते थे। श्री कृष्ण जोशी जब छोटे थे तो वो स्कूल जाया करते थे एक स्लेट और एक चौक के साथ, लेकिन उनके दिमाग में एक साथ कई क्वेश्चंस घुमा करते थे। 1950s तक आते आते उन्होंने फिजिक्स में बीएससी की, और उनके दोस्त कहा करते थे कि ये बंदा सिर्फ किताबें नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स को पढ़ना चाहता है। फिर उनकी लाइफ में आया एक टर्निंग पॉइंट। उन्होंने एमएससी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और उन्हीं दिनों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी न्यूली स्टैब्लिश हुई थी। 1956 में उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी एमएससी फिजिक्स की पढ़ाई कंप्लीट की, जहां पर वो एक चीज़ के लिए फेमस थे, फॉर आस्किंग द टफेस्ट क्वेश्चंस इन द एग्जाम। तब उनका रुख क्लियर था कि मैं एमएससी के बाद थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बनना चाहता हूँ, बट फिजिक्स के लैब एक्सपेरिमेंट्स भी उन्हें उतना ही अट्रैक्ट किया करते थे जितना कि थ्योरी। इसके बाद डॉक्टर जोशी की जर्नी शुरू हुई TIFR में, जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये बॉम्बे में लोकेटेड है। ये TIFR वही जगह है जहाँ पे हमारे ग्रेट साइंटिस्ट होमी भाभा ने इंडिया के न्यूक्लियर ड्रीम का विजन स्टार्ट किया था। यहाँ पर डॉक्टर जोशी सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं थे, बल्कि वो एक यंग थिंकर बन चुके थे, जो स्टेट सॉलिड फिजिक्स में नए थ्योरीज पर काम कर रहे थे, नई रिसर्च फाइंड कर रहे थे। 1959 से लेकर 1963 तक डॉक्टर जोशी ने TIFR में क्वांटम सॉलिड्स और न्यूट्रॉन स्कैटरिंग के एडवांस टॉपिक्स पर काम किया। ये वही दौर था जब इंडिया में रिसर्च करना मतलब स्ट्रगल, सेक्रीफाइस और सेल्फ फंडिंग था। पर डॉक्टर जोशी यहीं नहीं रुके, उन्होंने इंडिया के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट के साथ भी काम किया। और फिर 1963 में डॉक्टर जोशी को मिला एक ऐसा ऑफर जो उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप करने का ऑफर मिला। 1963 में डॉक्टर जोशी दुनिया की सबसे एडवांस्ड लैब्स में से एक लैब में पहुंच गए थे, जो थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की लैब। क्वांटम सॉलिड्स, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग, ये आज भी ऐसे टॉपिक हैं जिनमें बड़े बड़े जीनियस, बड़े बड़े साइंटिस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इतने समय पहले भी डॉक्टर जोशी इन्हीं टॉपिक्स में जिया करते थे। वे केवल एक महान साइंटिस्ट ही नहीं थे, बल्कि वे एक स्कल्पचर भी थे जो एटम्स के स्ट्रक्चर में ब्यूटी ढूंढा करते थे। एक रात अपनी उन्होंने लैब में, जो कैलिफोर्निया में थी, अपने एक सीनियर से कहा कि मैं दूसरों की पेपर में थ्योरीज नहीं लिखना चाहता, मैं अपने लिए काम करना चाहता हूँ, अपने देश के लिए काम करना चाहता हूँ। तो उस प्रोफेसर ने मुस्कुराकर कहा, देन डू इट नाउ। इसके बाद डॉक्टर जोशी भारत वापस आ गए, पर उन्होंने अब्रॉड में जो काम किया था, जो उन्होंने अब्रॉड में देखा, वह उनका विजन बन गया। उस समय भारत में लैब्स में फंडिंग नहीं थी, साइंस में फंडिंग नहीं थी, लैब्स बहुत बेसिक हुआ करते थे, और लोग कहते थे कि ये काम तो विदेशियों का है, ये काम तो अंग्रेजों का है, इससे हमारा क्या लेना देना। बट डॉक्टर जोशी की एक सोच थी कि अगर इंडिया को रियल में इंडिपेंडेंस चाहिए तो इंडिया को साइंस में भी इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, साइंस में भी आगे जाना पड़ेगा, वर्ल्ड के फास्ट लीडिंग कंट्रीज के साथ कंपीट करना पड़ेगा।
1970s के दौरान डॉक्टर जोशी एक ऐसे सब्जेक्ट में घुस गए जहां साइंटिस्ट बहुत कम थे, जहां रिसर्च बहुत कम हुई थी, और वो टॉपिक्स थे क्वांटम मैकेनिक्स एंड कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। इंडिया में इन टॉपिक्स पर रिसर्च तो होती थी, पर डॉक्टर जोशी ने जो किया वो सबसे अलग था। डॉक्टर जोशी कहते थे कि फिजिक्स में बहुत ब्यूटी होती है, पर जब हम थ्योरी और प्रैक्टिकल को एक साथ मिला दें, और यही उन्होंने किया अपनी रिसर्च में, थ्योरी और प्रैक्टिकल को एक साथ मिलाकर। 1975 तक इंटरनेशनल जर्नल्स में डॉक्टर जोशी जी का नाम छपने लगा, और कैम्ब्रिज के महान साइंटिस्ट और महान प्रोफेसर्स भी कहते थे, इंडिया हैज़ ए माइंड वी डोंट एक्सपेक्ट। डॉक्टर जोशी का एक रिसर्च पेपर आया जिसका टॉपिक था इंटरेक्शंस ऑफ न्यूट्रॉन्स विद डिसऑर्डर्ड सिस्टम्स, और इस टॉपिक ने इंडिया के नाम को इंटरनेशनल फिजिक्स जर्नल्स में हमेशा परमानेंट कर दिया। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जहां पर वो 4 घंटे तक एक मेटल सैंपल को इरेडिएट करते रहे, वो भी बिना खाए, बिना पिए, बिना बैठे, बिना रुके और बिना थके। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक सपना था, एक विजन था जो उन्होंने इंडिया के लिए देखा था। आज भी डॉक्टर जोशी की फाइंडिंग्स क्वांटम, सॉलिड्स, नैनोटेक और इवन सैटेलाइट्स में भी यूज़ होती है। लेकिन उनके इतने बड़े काम के लिए भी कोई मेडल नहीं, कोई अवार्ड शो नहीं, कोई प्राइम टाइम कवरेज नहीं, बस न्यूज़पेपर में एक छोटी सी हेडलाइन, डॉक्टर श्री कृष्णा जोशी TIFR मुंबई, और बस वो अपना काम करते रहे और दुनिया भूलती रही। लेकिन उनकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, अगला पार्ट एक रिवॉल्यूशन था। 1987 में इंडिया के साइंटिस्ट को अमेरिका की तरफ से एक बड़ा झटका लगा, जब अमेरिका ने कहा वी वोंट गिव इंडिया ओवर सुपर कंप्यूटर्स, एंड रीज़न, इंडिया माइट यूज़ आवर कंप्यूटर्स फॉर मिलिट्री पर्पसेस, फॉर मिलिट्री एक्शंस। ये जवाब सिर्फ इंडिया के लिए एक रिफ्यूज़ल नहीं था, बल्कि ग्लोबल लेवल पर इंडिया के लिए एक इंसल्ट थी। इसके बाद इंडिया में एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें इंडिया के 7 से 8 टॉप साइंटिस्ट बैठे थे। उन्हीं साइंटिस्ट में से एक थे डॉक्टर श्री कृष्णा जोशी। डॉक्टर श्री कृष्णा जोशी ने उस मीटिंग में एक बात कही कि इफ़ दे डोंट गिव अस देयर सुपर कंप्यूटर्स विल बिल्ड और ओन। और फिर इंडिया ने उठाया एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप। गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, जिसका नाम रखा गया CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसका मिशन था भारत में 3 साल में पहला सुपर कंप्यूटर बनाने का, और इस सुपर कंप्यूटर का नाम रखा गया परम। परम मतलब सुप्रीम। किसी ने नहीं सोचा था कि इंडिया में ऐसे लोग भी हैं जो बिना नासा, बिना IBM, बिना सिलिकॉन वैली की मदद के एक ऐसी सुपर मशीन बना देंगे जो 1 सेकंड में 1 बिलियन ऑपरेशंस को अंजाम देगा। जोशी सर का विजन क्लियर था कि ये मशीन सिर्फ कंप्यूटेशन के लिए नहीं बनेगी, बल्कि यह मशीन भारत का गर्व बनेगी। और इसी विजन के साथ 1991 में लॉन्च हुआ परम, और पूरी दुनिया शॉक में रह गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा कि इंडिया सरप्राइजेज टेक वर्ल्ड। डॉक्टर जोशी सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि वो एक विजनरी थे जो टीम वर्क में विश्वास रखते थे। उन्होंने एक ऐसा वर्क कल्चर बनाया, एक ऐसा वर्क प्लेस बनाया जहाँ पर मॉडर्न साइंटिस्ट भी चीफ इंजीनियर्स, चीफ साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट के साथ बैठकर आइडिया डिस्कशन किया करते थे, वो भी चाय पर। और भारत का मॉडर्न गुरुकुल बना CDEC। परम के लॉन्च होने के बाद इंडिया ने परम के दूसरे वर्जन्स भी लॉन्च किए, जैसे परम 8000, परम 10000, और आज जो आपका मोबाइल सुपर कंप्यूटिंग करता है, वो भी, उसकी नींव भी डॉक्टर जोशी जी ने ही 1991 में रख दी थी। लेकिन जब परम सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ तो मीडिया ने किसी का नाम हाईलाइट नहीं किया, बल्कि केवल सारा फोकस परम सुपर कंप्यूटर पर था। और एक बार फिर डॉक्टर जोशी बैकलाइट में चले गए। परम चल पड़ा, CDEC दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन गया। लेकिन जिस साइंटिस्ट ने इस मूवमेंट में अपनी जान तक लगा दी, उसके लिए कोई पब्लिक स्टेज ट्रिब्यूट नहीं, कोई मीडिया अवार्ड नहीं, कोई पब्लिक शो नहीं, सिर्फ एक छोटी सी लैब, और उस लैब में उनकी एक फ़ोटो, बस। 1990s के दौरान डॉक्टर जोशी ने और भी कई काम किए, जैसे मटेरियल साइंस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स एंड एक्सरे डिफ्रैक्शन। डॉक्टर जोशी का सिर्फ एक ही मिशन था कि भारत का कल किस तरह बेहतर बनाया जाए। इसीलिए उन्होंने मेंटरिंग की शुरुआत की। उन्होंने यंग स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, PhD स्कॉलर्स को गाइड किया और न्यू साइंटिस्ट को प्रमोट किया। डॉक्टर जोशी को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी अवार्ड्स भी मिले, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़,
CSIR सिल्वर जुबली प्राइज, FICCI इंटरनेशनल फिजिक्स अवार्ड, CV रमन मेडल और भी बहुत कुछ। और फिर डेट आई 15 मई 2020। डॉक्टर श्री कृष्णा जोशी, द मैन बिहाइंड इंडियाज साइलेंट साइंस रिवॉल्यूशन, इस दुनिया से चले गए। ना कोई टीवी पर टेलीकास्ट हुआ, ना कहीं बड़े स्टेज पर किसी मीडिया ने कवर किया, ना किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनी। केवल एक इंटरनल सर्कुलर आया, TIFR की वॉल पर एक छोटा सा फ्रेम बनाया गया बस। अगर उस समय मीडिया होता तो शायद सब लोग लिखते रेस्ट इन पीस लीजेंड। आज भी डॉक्टर जोशी के नाम पर कोई मेट्रो स्टेशन नहीं, कोई एयरपोर्ट नहीं, कोई प्राइम टाइम डॉक्यूमेंट्री नहीं, लेकिन उनके स्टूडेंट्स आज नासा, इसरो, DRDO और सन तक पहुंच चुके हैं। डॉक्टर जोशी का इम्पैक्ट सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनका इम्पैक्ट इंसानों के दिमाग तक जाता था। अगर आज भी डॉक्टर जोशी को गूगल पर सर्च करेंगे तो केवल कुछ विकिपीडिया की लाइन्स ही मिलेगी, पर अगर उनके स्टूडेंट से पूछो तो उनके स्टूडेंट्स बताएंगे कि वो एक महान साइंटिस्ट, एक अच्छे टीचर और एक महान देशभक्त थे। ही डिड नॉट लेफ्ट बिहाइंड नॉइस, ही लेफ्ट बिहाइंड हिज इंटेलिजेंस। लेकिन यह कहानी यही नहीं रुकती। अब वक्त आ गया है कि हमें ऐसे महान लोगों को केवल याद ही नहीं करना है, बल्कि उन्हें सेलिब्रेट भी करना है। और आप लोगों की सहायता से ये चैनल बन सकता है एक ऐसा ही मंच। अगर डॉक्टर जोशी की कहानी आपको इंस्पायर कर गई तो आप सोचिए कि दुनिया में ऐसे और कितने महान लोग हैं, भारत में ऐसे और कितने महान लोग हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। बिना दिखे, बिना दुनिया के सामने आए उन्होंने दुनिया को कितना कुछ दे दिया, और ये चैनल ऐसे ही लोगों को डेडिकेटेड है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और नीचे ज़रूर लिखें कि वी रिमेंबर डॉक्टर जोशी, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि डॉक्टर जोशी को दिया गया इस चैनल की तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट था। जय हिंद।